गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो आपसे डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली मेटल स्क्रैप से रिलेटेड है। इसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और जीएसटी के अंदर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है टीडीएस का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी पहली स्लाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटी में चेंजेस आए हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स के केस में वो हम पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे। सपोज आप बायर हैं और आप मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो आप पे क्या क्या चेंजेस आए हैं जीएसटी में वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर क्या होता है। जो सप्लायर का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर कहते हैं। और अगर हम लोग उनसे कोई मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेजर चेंज है आरसीएम। आरसीएम बेसिकली होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जब भी आप कोई मेटल परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तो आपको आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करना होगा। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बेसिकली चैप्टर 72 टू 81 में दिया हुआ है कि किन गुड्स पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, वो हम अभी आगे वाली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड बायर हैं और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना होगा परचेज पे, वो भी आरसीएम के अंदर। जो जीएसटी रेट होगा वो 18% होगा जो कि आरसीएम में एप्लीकेबल होगा। सेल्फ इनवॉइसिंग की बात करें तो आपको 30 डेज के अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग जनरेट करना होगा। अच्छी बात यह है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रजिस्टर्ड सप्लायर्स के केस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेबिलिटी समझ लेते हैं कि अगर आप कोई भी मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से और आप भी रजिस्टर्ड बायर हैं तो उस केस में आपको जो मेजर चेंज आया है टीडीएस का आया है, आपको 2% टीडीएस टैक्सेबल वैल्यू पे डिडक्ट करना है। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए का मेटल स्क्रैप परचेज किया है, उस पर रजिस्टर्ड सप्लायर आपको 18% का जीएसटी लगा के दे रहा है, तो आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है 2% वो 1 लाख पे करना है, 1,18,000 पे नहीं करना है। जीएसटी के अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर वो इंट्रा स्टेट है तो उस केस में 1% सीजीएसटी और 1% एचजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो इंटर स्टेट है तो आपको 2% आईजीएसटी में डिडक्ट करना है। अच्छी बात यह है कि इसमें एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड की गई है। अगर आप 2.5 लाख रुपए का मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हैं तो ही आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर वो 2.5 लाख से नीचे है तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, और ये 2.5 लाख की लिमिट आपको पर ट्रांजेक्शन देखनी है। अब फाइलिंग और कंप्लाइंसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो बायर को सबसे पहले जीएसटी कंप्लाइंस के लिए टीडीएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जीएसटी रैक 07 के अंदर होगा। उसके अलावा आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटीआर 7 में, और आपको रजिस्टर्ड सप्लायर को एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा जीएसटीआर 7A में। सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि रजिस्टर्ड बायर पर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। सबसे पहली चीज है कि कंप्लाइंसेस इंक्रीज हो जाएंगे रजिस्टर्ड बायर के, क्योंकि रजिस्टर्ड बायर को सबसे पहले तो टीडीएस डिडक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा इन केस ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर, और अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो उस केस में उन्हें जीएसटी डिपॉजिट कराना होगा आरसीएम में। अच्छी बात यह है कि अगर आप आरसीएम में जीएसटी पे कर रहे हैं रजिस्टर्ड सप्लायर के बिहाफ पे तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल टैक्स बर्डन आपका रिड्यूस होगा। अब फाइलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे रजिस्टर्ड बायर के केस में। उनको जीएसटीआर 7 फाइल करनी होगी और टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा। तो आइए समझते हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सप्लायर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। रजिस्टर्ड सप्लायर की बात करें तो उनका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, जो कि अच्छी बात यह है कि उनके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा और वो उसी मंथ में उसको क्लेम कर सकते हैं। कंप्लाइंस बर्डन की बात करें तो सप्लायर को कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि उनका एक्यूरेट टीडीएस डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करें अनरजिस्टर्ड सप्लायर की, तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जीएसटी की जो लायबिलिटी है पे करने की वो भी रजिस्टर्ड बायर के ऊपर है, तो रजिस्टर्ड सप्लायर के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो आइए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले बायर को टीडीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करना होगा जीएस रैक 07 में, उसके बाद ही वो टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे। दूसरा, जीएसटीआर 7 उनको
10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ फाइल करना होगा और 7A के अंदर उनको TDS सर्टिफिकेट इशू करना होगा। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 सेंट्रल टैक्स का आया है, जिसके अंदर ये सारा प्रोसीजर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम देखते हैं कि चैप्टर 72 टू 81 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर कौन कौन से मेटल को TDS रूल के अंदर कवर किया है। तो चैप्टर 72 में इन्होंने आयरन और स्टील को कवर किया है। 73 के अंदर आयरन और स्टील के आर्टिकल्स को कवर किया है। 74 में कॉपर और उसके आर्टिकल को कवर किया है। 75 में निकल और उसके आर्टिकल को कवर किया है। 76 में एल्युमिनियम और उसके आर्टिकल्स को कवर किया है। 78 में लीड और उसके आर्टिकल को कवर किया है। 79 में जिंक और उसके आर्टिकल को कवर किया है। 80 में टीन और उनके आर्टिकल्स को कवर किया है और 81 में अदर बेस मेटल्स और उनके आर्टिकल्स को कवर किया है। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आर्टिकल्स और मेटल्स इन्होंने कवर किए हैं मेटल स्क्रैप के अंदर, और इन सभी आर्टिकल्स पे TDS रजिस्टर्ड सप्लायर के केस में मैंडेटरी है कि आप 2% TDS डिडक्ट करके चलें। तो फ्रेंड्स, आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एक एसेट्स की तरह काम करती है। वैल्यूएबल चैनल्स को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होता है कि आप लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकते हैं और आप वो अपडेट्स अपने क्लाइंट्स को भेज के एक वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।